हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए सिस्टम के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे एंडोक्राइन होता क्या है, आप कुछ जानकारी तो पहले से जानते होंगे कि इस सिस्टम के अंदर हम अलग अलग ग्रंथियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ग्रंथियां जैसे कि पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, कई सारे नाम आपने सुने होंगे। तो इस टॉपिक में हम ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या करती हैं, सब कुछ डिटेल हम पढ़ेंगे। और हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, इस बारे में भी क्लियर रहें। हमारा पढ़ने का सिस्टम ये रहने वाला है कि हम इस सिस्टम में अलग अलग ग्रंथियों के बारे में सबसे पहले एनाटॉमिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी का तात्पर्य आप सभी जानते ही हैं कि हम उसकी संरचनात्मक दृष्टि से ग्रंथियां कहाँ हैं, कौन सी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, इस बारे में हम एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट मीन्स वो ग्रंथियां क्या क्या हार्मोन्स बनाती हैं, क्या क्या फंक्शंस करती हैं, वो हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक ग्रंथि के बारे में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मीन्स डिसऑर्डर पोर्शन को भी इस सिस्टम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम एक एक पॉइंट को शुरुआत करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो होने वाला है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का हिंदी मतलब ग्रंथियां। तो इस पूरे सिस्टम में हम ग्रंथियों की स्टडी करने वाले हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि ग्रंथियां होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली जानकारी, ग्रंथियों की डेफिनेशन की बात करें तो ग्रंथियां जो होती हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि या तो ये बनी हो सकती हैं वन सेल की, मीन्स या तो ग्रंथियां हो सकती हैं एक सेल से बनी कोशिका या फिर मोर देन वन सेल। अब इस सेंटेंस का तात्पर्य भी समझें कि वन सेल या मोर देन वन सेल से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रंथियां एक ऐसी संरचना है जो किसी एक कोशिका या कोशिकाओं के बहुत सारे समूह के मिलने से बनता है, और ऐसी संरचना को हम ग्रंथि बोलते हैं। उसकी अगली खासियत यह है कि वन सेल या मोर देन वन सेल से बनने वाली ऐसी संरचना जो कि अलग अलग प्रकार के सीक्रीशंस को रिलीज करता हो। अलग अलग प्रकार के सीक्रीशन से तात्पर्य है यहाँ पर निकलने वाला सीक्रीशन जो है वो कोई एंजाइम भी हो सकता है। ध्यान दें निकलने वाले सीक्रीशंस के बारे में कि वो सीक्रीशन जो है वो एंजाइम भी हो सकता है। वह निकलने वाला सीक्रीशन अपने आप में हार्मोन भी हो सकता है, और वह सीक्रीशन अपने आप में म्यूकस भी हो सकता है। तो अब कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, उसको वापस से हम सिंप्लीफाई करके डिस्कस करते हैं। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें पहला शब्द हमने डिस्कस करना शुरू किया है, दैट इज ग्लैंड्स। ध्यान दें पहला शब्द हमने डिस्कस करना शुरू किया है ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्रंथियों की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनने वाली ऐसी संरचना जो अपने आप में सीक्रीशंस रिलीज करता है, और वो सीक्रीशंस जो हैं वो एंजाइम भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है, और वो कोई म्यूकस सीक्रीशन भी हो सकता है। तो सिंपल हिंदी में अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो ग्रंथियां क्या होती हैं? ग्रंथियां एक या एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली ऐसी संरचनाएं हैं जो कि एंजाइम, हार्मोन या म्यूकस जैसे सीक्रीशन रिलीज कर सकती हैं। अब कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है वो आगे हम विस्तृत में जरूर पढ़ने वाले हैं। और अगर यहां पहले शब्द में अगर कंफ्यूजन है कि हमने वन सेल या मोर देन वन सेल क्यों लिखा, तो ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी कई सारी ग्रंथियां हैं या फिर ऐसी ग्रंथियां भी प्रेजेंट हैं जो केवल एक ही कोशिका के मिलने से बनी होती हैं। तो यहां वन सेल वाली ग्रंथि का एग्जाम्पल भी समझ लें। वन सेल वाली ग्रंथि का एग्जाम्पल है दैट इज द गॉबलेट सेल्स। ध्यान दें एक सेल से बनने वाली ग्रंथि होती है गॉबलेट सेल, और मोर देन वन सेल वाले एग्जाम्पल तो आप कई सारे जानते हैं। मोर देन वन सेल से बनने वाली ग्रंथियां तो आप थायराइड को भी बोल सकते हैं, पिट्यूटरी को भी बोल सकते हैं। ऐसी कई सारी ग्रंथियां हैं जो कि मोर देन वन सेल से बनती हैं। तो हम दोनों को डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं कि ग्रंथि जरूरी नहीं कि वह बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से ही बना हो सकता है वो एक कोशिका से बना हो या बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से बना हो। उन दोनों तथ्यों को हम ग्रंथि की डेफिनेशन में इंक्लूड करने वाले हैं। और ये जो समूह होता है या एक कोशिका होती है वह अपने आप में इन सभी प्रकार के सीक्रेशंस को रिलीज कर सकता है।
अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसी जो ग्रंथियां या जो हमने ग्लैंड्स की डेफिनेशन में वन सेल मोर सेल कहा, ये होती कितने प्रकार की हैं कि पूरे शरीर में हेड से लेकर टॉय तक, मीन सिर से लेकर पैर तक अगर ग्रंथियों की बात की जाए तो जितनी ग्रंथियां हैं उन वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सिंप्लीफाई वे में डिस्कशन किया है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टर्म हमने डिस्कस किया है कि ग्रंथियां क्या होती हैं। सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी, ग्रंथियां एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका के मिलने से बनी हुई ऐसी संरचनाएं हैं जो कि हार्मोन्स, एंजाइम्स या फिर म्यूकस रिलीज कर सकती हैं, उसे हम ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपली वे में पूरे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है और दो भाग इस प्रकार हैं। पहली प्रकार की ग्रंथि होती है दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? अब दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर दूसरे प्रकार की ग्रंथियां एंडोक्राइन के अलावा भी एक मिक्स्ड प्रकार की ग्रंथियां भी होती हैं। तो यहां पर हमने एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन में मिक्स्ड का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मिक्स्ड कौन सी होती हैं, उन्हें हम किस वे में पढ़ने वाले हैं वो आगे हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहां मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन ग्रंथियां और एक होती हैं एंडोक्राइन ग्रंथियां। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्रंथियां क्या होती हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथियों का मतलब होता है कि ऐसी प्रकार की ग्रंथियां जिनके अंदर डक्ट पाई जाती है। ध्यान दें, ऐसी ग्रंथियां जिनमें डक्ट पाई जाती है। अब डक्ट का मतलब क्या है? डक्ट का मतलब नलिकाएं, ट्यूब्स जो होती हैं उन्हें हम डक्ट बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्रंथियां जो होती हैं उनके अंदर डक्ट पाई जाती है। अब ये डक्ट क्या करेगी? ये डक्ट उन ग्रंथियों से निकलने वाले सिक्रीशंस को अपने टारगेट साइट तक पहुंचने में मदद करती है। टारगेट साइट से क्या मतलब है? टारगेट साइट से मतलब यह है कि हमारे शरीर की कोई भी ग्रंथि अगर कोई सिक्रीशन बनाती है तो उसका फंक्शन जो है, उसका काम किसी विशेष जगह पर जाकर होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, हमारे शरीर में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। पसीने वाली ग्रंथियां मतलब स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड अगर हमारे शरीर में पाई जाती हैं, वो होती तो हमारे स्किन के अंदर हैं, अंदर की तरफ हैं, लेकिन अगर वो पसीने नाम का सिक्रीशन बनाएंगी तो क्या उसकी टारगेट साइट भी स्किन के अंदर ही है या उसकी टारगेट साइट जो है वो स्किन से बाहर है? तो आपका सिंपल आंसर होगा कि सर अगर पसीने वाली ग्रंथियां अपना सिक्रीशन बनाती हैं तो उनकी टारगेट साइट तो यहां स्किन के ऊपर है, पसीने को तो बाहर आना चाहिए। तो अब पसीने वाली ग्रंथि स्किन के नीचे थी, लेकिन उससे बनने वाले सिक्रीशन को बाहर आना था, तो बाहर लाने के लिए उसे अपनी टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए जो नलिकाएं काम में आ रही हैं उन्हें हम डक्ट बोलते हैं। और ऐसी सभी ग्रंथियां जो इन प्रकार की डक्ट के माध्यम से अपने सिक्रीशंस को बहाव के माध्यम से एक निश्चित जगह पर पहुंचाती हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्रंथियां बोलने वाले हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लें। दूसरा एग्जाम्पल हम बात कर देते हैं लीवर की। सभी ने सुना होगा लीवर के बारे में। लीवर जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर काम आने वाले जूस जैसे कि बाइल जूस का निर्माण करता है। अब बाइल जूस का निर्माण करता है तो लीवर अगर बाइल जूस का निर्माण करेगा, अगर खाना पचाना है तो बाइल जूस लीवर में ही रहना चाहिए या बाइल जूस की टारगेट साइट तो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है? तो आपका सिंपल आंसर यही होगा कि सर बाइल बनाता तो लीवर है, लेकिन उसकी टारगेट साइट, उसके काम करने की जगह जो है वो तो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो वो लीवर से बनने वाला सिक्रीशन इंटेस्टाइन तक कैसे आएगा? वह एक डक्ट के माध्यम से आने वाला है, जिसे आप कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जब डक्ट पाई जाएं और वह निकलने वाले सिक्रीशंस को एक गंतव्य स्थान तक, एक टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां बोलने वाले हैं। तो एक्सोक्राइन में जो खास बात याद रखनी थी वो यही थी कि ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर डक्ट पाई जाती है और इन डक्ट के माध्यम से ही इन ग्रंथियों से निकलने वाला सिक्रीशन एक निश्चित
गंतव्य स्थान तक पहुंचता है और वहां पर अपना फंक्शन दिखाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की ग्रंथियों के बारे में। हमारी दूसरे प्रकार की ग्रंथियां हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम किसे कहते हैं, तो इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि इट इज नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड। जैसे हमने एक्सोक्राइन ग्रंथियों को डक्ट वाली ग्रंथियां कहा था, वैसे ही एंडोक्राइन ग्रंथियों की खास बात यह है कि यह डक्टलेस प्रकार की ग्रंथियां हैं। अब डक्टलेस ग्रंथियों से क्या मतलब है, ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है उन्हें हमने डक्टलेस ग्रंथियां बोल दिया, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्रंथियां बोलते हैं। अब ये काम कैसे करेंगे, इनका भी फंक्शन समझें। जितनी भी हमारे शरीर में एक्सोक्राइन प्रकार की ग्रंथ एंडोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां हैं, यह अपने आप में किसी डक्ट को नहीं रखती हैं। मीन्स सिक्रीशन जरूर बनाती हैं, कोई ना कोई हार्मोन का निर्माण जरूर करती हैं, लेकिन डक्ट नहीं रखती हैं। तो फिर ये अपना सिक्रीशन कहां रिलीज करेंगी, तो ये अपना सिक्रीशन जो है वह डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर एंडोक्राइन ग्रंथियों ने अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल दिया तो फिर इनका फंक्शन कैसे होगा, जो हार्मोन्स बनेंगे उनका काम पूरा कैसे हो पाएगा। तो अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। तो यहां पर एग्जाम्पल को समझें। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ध्यान दें, पिट्यूटरी सभी को पता होगा पिट्यूटरी एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है, तो आंसर यही होना चाहिए कि पिट्यूटरी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है, कि प्योरली एंडोक्राइन है। यह डक्ट नहीं रखती है, डक्टलेस ग्रंथि है और अपना हार्मोनल सिक्रीशन जो है वो सीधा ब्लड में रिलीज करती है। एग्जाम्पल के तौर पर पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह हार्मोन के तौर पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण करता है। ये सभी ने ओबीजी के अंदर डिस्कस भी किया होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। तो यहां हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि पिट्यूटरी अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता होगा तो क्या वह डक्ट के माध्यम से भेजता होगा या सीधा ब्लड में रिलीज करता होगा, तो आंसर होना चाहिए कि यह ऑक्सीटोसिन सीधा ब्लड में रिलीज कर देता है। अब बात करें कि अगर ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज हो गया तो इस ऑक्सीटोसिन का टारगेट साइट क्या है। ऑक्सीटोसिन का टारगेट साइट तो होता है यूट्रस। सभी जानते होंगे यूट्रस के बारे में कि जब लेबर प्रोसेस के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की आवश्यकता पड़ती है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रभावी रहता है, वह अपना फंक्शन दिखाता है। तो अब बात यहां पर यह है कि ग्रंथि का नाम तो है पिट्यूटरी, उससे बनने वाले हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन और टारगेट साइट है यूट्रस। काम जो दिखाना है उस हार्मोन को वो जगह तो है यूट्रस। तो अब पिट्यूटरी होती है हमारी क्रेनियल कैविटी में, मीन्स खोपड़ी के अंदर ग्रंथि है, उसने हार्मोन खून में छोड़ दिया। यूट्रस फीमेल्स के अंदर, यहां पेल्विक, यहां लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, पेल्विक कैविटी के अंदर है। तो यहां ऐसी स्थिति में यूट्रस के ऊपर फंक्शन कैसे हो पाएगा, तो होने वाला यह है कि पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को बनाकर उसे सीधा ब्लड में रिलीज कर देता है। और ये ब्लड जो है वो किसकी तरह काम करता है, द ब्लड एक्ट एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी को इस बारे में जानकारी क्लियर होगी कि ब्लड जो होता है वह सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम दिखाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रखना, पूरी बॉडी में खून का, हवा, ऑक्सीजन का संचालन प्रॉपर रखना। तो अब हुआ ये कि ये ऑक्सीटोसिन ग्रंथि ने खून में रिलीज कर दिया। खून ऐसा है कि जो हमारे हेड टू टॉय पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहेगा। अब पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के माध्यम से खून के साथ बहता हुआ ये ऑक्सीटोसिन पहुंच गया यूट्रस की दीवारों के पास में, यूटेराइन मसल्स के पास में, और इस हार्मोन के प्रभाव में अब यूट्रस के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। तो ये होता है हमारी एंडोक्राइन प्रकार की ग्रंथियों का फंक्शन दिखाने का तरीका। कैसे फंक्शन दिखाया, एंडोक्राइन ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं, मींस डक्ट तो नहीं है, तो हार्मोन जब भी बनाएंगी तो रिलीज कहां करेंगी, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, ऑक्सीटोसिन बनाती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, रिलीज करके उसे ब्लड में छोड़ देती है। यहां एक तथ्य और क्लियर कर लें,
जिन्होंने एंडोक्राइन थोड़ा बहुत जानते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि सर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन बनाता है कि नहीं बनाता है, किसी और से लेता है या नहीं लेता है। ये सारा डिटेल्ड डिस्कशन जो है हम आगे की क्लासेस में करने वाले हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को देखकर इस निर्णय पे न पहुंच जाए कि सर ने ऐसा क्यों कह दिया कि पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन बनाती है जबकि पिट्यूटरी तो नहीं बनाती। ये जो भी तथ्य हैं वो हम आगे की क्लासेस में धीरे धीरे वन बाय वन आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां एग्जाम्पल एक जनरल ओवरव्यू के लिए समझाया जा रहा है कि अगर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है तो ब्लड में रिलीज करेगी, ब्लड से बहता बहता ये जाएगा यूट्रस के पास में और वहां जाकर अपना प्रभाव दिखाएगा कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होने वाले हैं। मींस इन प्रकार की ग्रंथियों को अपने द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स के फंक्शंस दिखाने के लिए डक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें हार्मोन जहां भी पहुंचाना है सिर से लेकर पैर तक वो सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से, खून की मदद से उस हार्मोन को अपने टारगेट साइट तक पहुंचा देंगे। ऐसी ग्रंथियों को हम एंडोक्राइन बोलते हैं। और जो डक्ट वाली ग्रंथियां होती हैं जो किसी न किसी ट्यूब के माध्यम से, किसी डक्ट के माध्यम से ही अपने सिक्रीशन को टारगेट साइट तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां बोलने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आगे क्या डिस्कस करेंगे। हम यहां पर टॉपिक का नाम ही था हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। तो आगे जो हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। तो हम एंडोक्राइन ग्रंथियों को आगे लेकर चलते हैं और उसके बारे में ग्रंथियों के नाम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सोक्राइन प्रकार की, दूसरी एंडोक्राइन प्रकार की, और दोनों की डेफिनेशन के साथ में हमने एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस किया कि एक्सोक्राइन कौन सी है और एंडोक्राइन कौन सी। एक्सोक्राइन में हमने एग्जाम्पल के तौर पर किसका नाम डिस्कस किया था? लीवर का नाम हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल के तौर पर, और दूसरा साथ ही साथ हमने स्वेट ग्लैंड का एग्जाम्पल भी लिया था। तो याद रखें, स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने वाली ग्रंथियां, लीवर, ये सभी हमारे एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स थे। और एंडोक्राइन के एग्जाम्पल के तौर पर हमने पिट्यूटरी का नाम लेकर आगे डिस्कशन किया था। अब आगे हम इस तथ्य को कि एंडोक्राइन में कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी हैं, नाम क्या है, उन सब के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला डिस्कशन करते हैं। अब अगर केवल एंडोक्राइन ग्रंथियों को डिस्कस करना हो तो अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी हमने अलग अलग वे में क्लासीफाई कर दिया है। अब क्लासीफाई दो प्रकार से किया है और वो दो प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो यह है प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी हमने क्लासिफाई की हैं मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स। अब पहले तो इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लें, फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हमने जो एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं उन्हें हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट लिखा है प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड। उससे तात्पर्य यह है कि कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनका महत्वपूर्ण या विशेष काम ही एंडोक्राइन प्रकार का होता है। वो किसी अन्य बॉडी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं होकर, किसी अन्य मेजर शरीर के फंक्शन को रेगुलेट न करके केवल हार्मोन्स का निर्माण करना और केवल डक्टलेस प्रकार से हार्मोन को खून में छोड़ना, केवल इसी काम के लिए अगर वो जिम्मेदार होती हैं तो उन्हें हम प्योरली एंडोक्राइन कहेंगे। प्योरली मतलब केवल उनका शुद्ध तरीके से काम एंडोक्राइन वाला ही है, वो किसी अन्य काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट हमने लिखा है मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स। अब मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन से तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में इन प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि डक्टलेस तरीके से, मींस बिना डक्ट के डायरेक्ट सिक्रीशन बनाकर उसे खून में रिलीज कर देते हैं। लेकिन उन्हें मिक्स्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मेन काम जो है उनका बेसिक फंक्शन तो कोई दूसरा होगा, मींस किसी अन्य काम को भी परफॉर्म करते होंगे, लेकिन साथ ही साथ
थोड़ा बहुत हार्मोन या थोड़ा बहुत सिक्रीशन वह ब्लड में भी छोड़ते होंगे, तो ऐसे दोहरे फंक्शंस रखने वाले ऑर्गन को हम प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथि न मानते हुए उन्हें हम मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स बोल देंगे। मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन, इन ऑर्गन्स को हमने एंडोक्राइन ऑर्गन नाम इसलिए दिया क्योंकि ये थोड़ा बहुत हार्मोन जरूर बनाते हैं और उसे खून में जरूर छोड़ते हैं। तो फिर इन्हें मिक्स्ड नाम देने का क्या तथ्य है? मिक्स्ड इसलिए क्योंकि यह प्योरली एक ही काम पर फोकस नहीं रहते हैं, ये मिला जुला प्रभाव दिखाते हैं। थोड़ा बहुत काम दूसरा भी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ये एंडोक्राइन वाला भी काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंतर्गत रखने वाले हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल से और भी क्लियर होगा। सबसे पहले मैं प्योरली एंडोक्राइन का एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले एक एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर डिटेल में कि इसमें टोटल नाम कौन कौन से आ सकते हैं और इसमें टोटल कौन कौन से नाम आ सकते हैं, हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहां प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल लिखता हूं। प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है पिट्यूटरी। प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल लिखा है पिट्यूटरी। मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि ऐसी है जो किसी अन्य काम को, मतलब शरीर में कोई काम रेगुलेट करना, कि शरीर में प्यास को रेगुलेट करना, टेम्परेचर रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, ऐसा कोई अन्य काम में इन्वॉल्व न होकर प्योरली वो यही काम करता है कि हार्मोन्स बनाने हैं, रिलीज करने हैं और खून के अंदर हार्मोन्स को छोड़ना है। अगर ऐसा ही काम करता है, इसलिए हमने पिट्यूटरी ग्रंथि को प्योरली एंडोक्राइन के एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। अब यहां पर मैं मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स का एग्जाम्पल लिखता हूं। मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है दैट इज पेनक्रियाज। अब बात करेंगे कि पेनक्रियाज भी अपने आप में ग्रंथि है, तो उसे फिर मिक्स्ड वाले में क्यों रखा गया है? उसे मिक्स्ड वाले में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह दोनों प्रकार के फंक्शंस रखता है। दोनों प्रकार के फंक्शंस मतलब यह एक्सो वाले फंक्शंस भी रखता है और यह एंडो वाले फंक्शंस भी रखता है। यहां एक्सो एंडो से मतलब क्लियर रखें। एक्सो एंडो से तात्पर्य यह है कि यह एक्सोक्राइन ग्रंथि वाले काम भी दिखा सकता है, यह एंडोक्राइन ग्रंथि वाले काम भी दिखा सकता है। एक्सो वाले मतलब डक्ट वाले काम और एंडो वाले मतलब डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करने वाले फंक्शंस। एग्जाम्पल से समझें, हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि जो होती है वह पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। ये तो सभी ने सुना ही होगा, पेनक्रियाटिक जूस, जो कि खाना पचाने में, फूड डाइजेशन के दौरान हेल्प करने वाला है। तो हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है और यह पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वह पेनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में पहुंचता है और कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से वह इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंचने वाला है। इसका मतलब पेनक्रियाज के अंदर डक्ट होती है कि नहीं होती? तो आंसर होना चाहिए कि पेनक्रियाज में डक्ट होती है। वो डक्ट क्या करती है? वह पेनक्रियाटिक जूस जिसे पेनक्रियाज ने बनाया है उसे लेकर इंटेस्टाइन तक ले जाने का काम करता है। तो यहां पर याद करना होगा जो हमने पिछले पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्रंथियां किसे बोलते हैं, तो उन सभी डक्ट वाली ग्रंथियों को जो कि डक्ट के माध्यम से सिक्रीशन अलग अलग जगह पहुंचाती हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो हमारी पेनक्रियाज एक्सोक्राइन वाला काम दिखाता है, तो इसलिए पहला तो हो गया कि इसके एक्सोक्राइन फंक्शन जरूर देखने को मिलते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि पेनक्रियाज अपने आप में एक्सोक्राइन फंक्शन तो रखता ही है, लेकिन साथ ही साथ यह एंडोक्राइन फंक्शन भी रखता है। और एंडोक्राइन फंक्शन कौन से? एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि हमारी पेनक्रियाज जो होती है वह इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। इंसुलिन हार्मोन सभी ने सुना होगा, पेनक्रियाज की बीटा सेल से बनने वाला हार्मोन है। अब यह इंसुलिन जो होता है यह किसी डक्ट के माध्यम से टारगेट साइट तक नहीं पहुंचता है। यही पेनक्रियाज ग्रंथि से निकलने वाला इंसुलिन बिना किसी डक्ट की मदद से डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है। इसलिए इस इंसुलिन के बनने को हम एक्सोक्राइन काम न मानते हुए उसे हम एंडोक्राइन फंक्शन कंसीडर करने वाले हैं। सभी को एंडोक्राइन फंक्शन कंसीडर करने का रीजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यह सीधा ब्लड में रिलीज हुआ है, इसलिए इसे एंडोक्राइन वाला हिस्सा माना गया है। तो इसका मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि पेनक्रियाज जो है यह
एक्सोक्राइन काम दिखाता है, मतलब डक्ट के माध्यम से सिक्रीशन भेजने वाला काम दिखाता है, या डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करने वाला काम दिखाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह दोनों प्रकार के काम दिखाता है और इसी वजह से इसे मिक्स्ड का दर्जा दिया गया है। यह एक्सोक्राइन फंक्शन के तौर पर पेनक्रियाटिक जूस भी बनाता है और यह एंडोक्राइन फंक्शन के तौर पर इंसुलिन का निर्माण भी करने वाला है। क्लियर? तो यह था हमारा दोनों के एग्जाम्पल्स, प्योरली एंडोक्राइन का एग्जाम्पल पिट्यूटरी और मिक्स्ड एंडोक्राइन का एग्जाम्पल पेनक्रियाज। ऐसे कई सारे अन्य ऑर्गन भी हैं शरीर में जो कि दोहरा प्रभाव रखते हैं, उन सभी के बारे में हम नाम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड में और कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथियों में और कौन कौन सी ग्रंथियां आने वाली है। यहां तक इन दोनों तथ्यों में अंतर समझ में आ गया होगा कि हम प्योरली एंडोक्राइन किसे कहेंगे और मिक्स्ड किसे कहेंगे। प्योरली एंडोक्राइन वो जो कि केवल और केवल एंडोक्राइन काम रखता हो, और मिक्स्ड वो जो दोहरे काम रखता हो। अब आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। प्योरली एंडोक्राइन्स के सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले हम डिस्कस करते हैं प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां प्योर के अंदर आती हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी होती है थायराइड ग्लैंड। तीसरी होती है पैराथायराइड ग्लैंड। चौथी होती है एड्रीनल ग्लैंड और पांचवी होती हैं पीनियल ग्लैंड। तो यहां पर हमने 5 ग्रंथियों के नाम लिखे हैं। पहली है पिट्यूटरी, दूसरी थायराइड, तीसरी पैराथायराइड, चौथी एड्रिनल और पांचवी पीनियल। ये पांचों ग्रंथियां हमारे अलग अलग शरीर के हिस्सों में हैं। पिट्यूटरी और पीनियल जहां क्रेनियल कैविटी में है, थायराइड जहां नेक वाले रीजन में है, पैराथायराइड दोनों, और एड्रिनल जो कि हमारे यहां पर फ्लैंक रीजन में पाई जाती है। ये पांचों ग्रंथियां जो हैं यह प्योरली एंडोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां हैं। मीन्स इनका फंक्शन जो होता है वह मेनली विशेष तौर पर केवल हार्मोन्स को बनाना और उसे ब्लड में रिलीज करने वाला फंक्शन होने वाला है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स में कौन से आते हैं। अब यहां इतना समझ लें कि प्योरली एंडोक्राइन में हमने जो 5 विशेष ग्रंथियों के नाम लिखे हैं, इन सब के बारे में आगे हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स। अब मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स का तात्पर्य समझें। मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन जो कि हमने डिस्कस किया था कि मिक्स्ड प्रकार के फंक्शन है, मेन काम कोई दूसरा है, मीन्स बेसिकली किसी अन्य फंक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन साथ ही साथ कुछ फंक्शन, कुछ हार्मोन्स का निर्माण कर कर उसे ब्लड में रिलीज करना भी फंक्शन है। इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज द हाइपोथैलेमस। अब हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि इन्हें मिक्स्ड क्यों कहा गया है। तो इन तथ्यों को भी एक एक करके साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहला मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन का एग्जाम्पल लिखा है हमने हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ऑर्गन कैसे हो गया? वो इसलिए क्योंकि हाइपोथैलेमस बेसिकली तो हिस्सा होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। सभी ने सुना होगा कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है यहाँ पर, थर्स्ट सेंटर होता है जो कि हमारी प्यास को रेगुलेट करता है। तो ऐसे ही कहीं वाइटल फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करने वाले सेंटर हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। मींस मेनली इसका काम होता है कि यह नर्वस सिस्टम के काफी महत्वपूर्ण फंक्शंस को रेगुलेट करता है। लेकिन
यह भी देखा गया है कि ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन फंक्शंस भी दिखाता है। एंडोक्राइन फंक्शन से तात्पर्य है कि यह हार्मोन्स का सिक्रीशन सीधे ब्लड में रिलीज करने वाला भी काम करने वाला है। कौन कौन से हार्मोन? तो यह हाइपोथैलेमस कई सारे रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के तौर पर GHRH जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसके अलावा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे कई सारे हार्मोन्स जो हैं उनका निर्माण हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो करने वाला है। इसलिए इसे एंडोक्राइन का हिस्सा भी माना गया है। और इसे प्योर क्यों नहीं माना? तो सीधा आंसर होना चाहिए, इसे प्योरली एंडोक्राइन इसलिए नहीं माना क्योंकि इसका बेसिक काम जो होता है, इसका मेन काम नर्वस सिस्टम वाला होता है कि टेम्परेचर रेगुलेट करना, थर्स्ट रेगुलेट करना, हंगर को, एपेटाइट को रेगुलेट करना, ये सारे इसके महत्वपूर्ण काम हैं। लेकिन साथ ही साथ यह कुछ हार्मोन्स का निर्माण भी करता है, इसलिए इसे हमने मिक्स्ड के अंतर्गत रखा है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज पेनक्रियाज। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि भी मिक्स्ड है। अब इसे मिक्स्ड क्यों कहा? ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि दोनों प्रकार के फंक्शंस थे। दोनों प्रकार के फंक्शंस कौन से? यह पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण भी करता है और साथ ही साथ में यह इंसुलिन का निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार दोहरे इन्फ्लुएंस की वजह से कि एंडो वाला फंक्शन, एक्सो वाला फंक्शन दोनों होने की वजह से इसे मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स में रखा गया है। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है लीवर। हम पेनक्रियास के अलावा लीवर को भी मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन मानते हैं। लीवर को मिक्स्ड क्यों माना है वो समझें। लीवर का बेसिक काम जो होता है वो तो होता है बाइल जूस का निर्माण करना। ये तो सभी जानते होंगे कि लीवर का मेन काम ये है कि यह बाइल जूस का निर्माण करता है। तो क्या यह साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स का निर्माण भी करता है? तो बिल्कुल सही है, यह साथ ही साथ में थ्रोम्बोपोइटिन जैसे हार्मोन का निर्माण करता है। थ्रोम्बोपोइटिन जो कि आपके प्लेटलेट्स के निर्माण में सहायक होता है, उसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। मीन्स हमारा लीवर बाइल जूस बनाकर उसे बाइल डक्ट के माध्यम से इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। तो ये तो हो गया एक्सो वाला फंक्शन। और साथ ही साथ यह थ्रोम्बोपोइटिन नामक हार्मोन बनाकर उसे ब्लड में रिलीज करता है। और यह थ्रोम्बोपोइटिन जो होता है यह प्लेटलेट्स के निर्माण में सहायक होता है। तो ये तो हो गया एक्सोक्राइन वाला फंक्शन और ये हो गया एंडोक्राइन वाला फंक्शन। तो लीवर को इस प्रकार दोहरे प्रभाव की वजह से इसे भी हमने मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स के एग्जाम्पल के अंदर लिया है। आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड के एग्जाम्पल में हमारा चौथा एग्जाम्पल है दैट इज किडनी। अब किडनी भी एक प्रकार का मिक्स्ड ऑर्गन है। अब इसे मिक्स्ड में इन्वॉल्व करें उससे पहले अगर आपसे एक सिंपल सवाल पूछ लिया जाए कि किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है, किडनी अपने आप में मेनली ऐसा क्या फंक्शंस दिखाता है, तो आपका सीधा आंसर होगा कि किडनी का मेन काम तो है यूरिन का निर्माण करना और हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। यूरिन निर्माण और प्यूरिफिकेशन से तात्पर्य यह है कि यह वेस्ट प्रोडक्ट के जो भी हमारे शरीर में होते हैं उन्हें यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है और इससे हमारे ब्लड के अंदर प्यूरिफिकेशन करना, खून की सफाई करना, यह हमारे किडनी का फंक्शन होता है। तो इसका बेसिक काम तो खून की सफाई और यूरिन का निर्माण करना होता है, लेकिन साथ ही साथ यह एक एंडोक्राइन फंक्शन भी दिखाता है। और एंडोक्राइन फंक्शन होता है कि यह इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का निर्माण भी करने वाला है। क्लियर? यहां पर मेंशन करते हैं यह इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। इरिथ्रोपोइटिन सभी ने सुना होगा, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा भी होगा कि इरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी किडनी के द्वारा रिलीज होता है और यह किडनी से रिलीज होकर हमारे सर्कुलेशन के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन हमारे बोन मेरोज के अंदर होता है। वो सब कुछ डिटेल आप हेमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहां इतना समझना है कि किडनी को हमने मिक्स्ड ऑर्गन में रखने का उद्देश्य ये रहा है कि किडनी का मेन काम तो हमारा प्यूरिफिकेशन वाला
फंक्शन था, साथ ही साथ हॉर्मोन्स का निर्माण भी किया गया, इसलिए इसे हमने मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन का नाम दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। 4 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, हम 5वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां एग्जाम्पल है दैट इज ओवरीज। फीमेल्स के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गन ओवरीज जो होता है, यह भी एक प्रकार का मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन माना गया है। अब सबसे पहला और सिंपल सवाल दिमाग में सोचें, अगर आपसे सीधा वन लाइनर सवाल पूछें कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी, कि ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, तो आपका सीधा आंसर होगा द प्रोडक्शन ऑफ द ओवम इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी। सभी जानते हैं कि ओवम का निर्माण करना ये हम फीमेल्स के अंदर ओवरीज का मेन फंक्शन है। अब ओवम बनाना मेन फंक्शन तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्या ये हॉर्मोन्स का निर्माण करके उसे ब्लड सर्कुलेशन में भेजता है? तो बिल्कुल सही है, यह ओवम का निर्माण करने के साथ साथ में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हॉर्मोन्स का निर्माण करके उसे सर्कुलेशन में रिलीज करता है। इस वजह से ओवरीज को मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन माना गया है। मिक्स्ड क्यों? यहां पर भी दोहरा प्रभाव, एक तो ओवम का निर्माण करना और साथ ही साथ हार्मोन का भी निर्माण करना, इस दुगुने फंक्शन की वजह से इसे प्योरली एंडोक्राइन में न लिखते हुए हमने मिक्स्ड एंडोक्राइन के एग्जाम्पल के अंतर्गत लिखा है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। ओवरी के बाद में हमारा अगला मिक्स्ड का एग्जाम्पल है दैट इज द टेस्टिस। अब टेस्टिस जो कि मेल ऑर्गन है, इसको भी हमने मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन इसलिए कहा है क्योंकि इसके एस्पेक्ट में भी आपसे वन लाइनर सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इन द मेल्स। मेल्स में टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? तो आपका सीधा आंसर होगा द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का निर्माण करना ये टेस्टिस का मेन फंक्शन होता है, लेकिन क्या यह स्पर्म का निर्माण करने वाले टेस्टिस किसी हार्मोन को भी रिलीज करते हैं? तो बिल्कुल रिलीज करते हैं। टेस्टिस भी टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का निर्माण कर सकते हैं और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करके उसे ब्लड में रिलीज करते हैं, इसलिए इसे भी मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन माना गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला एग्जाम्पल है दैट इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी एक मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन का एग्जाम्पल है। प्लेसेंटा होता क्या है? सभी जानते हैं कि मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन डेवलप करने वाला प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड जो भी ऑर्गन्स हैं, यह भी एक मिक्स्ड प्रकार का एंडोक्राइन ऑर्गन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यहां पर भी इस केस में वन लाइनर सवाल पूछें कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, तो आपका सीधा आंसर होगा इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू फीटस। आपका सीधा आंसर होने वाला है कि प्लेसेंटा का बेसिक या प्राइमरी या महत्वपूर्ण काम क्या है? तो प्लेसेंटा का महत्वपूर्ण काम यह है कि यह यूट्रस के अंदर पलने वाले फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना या फिर बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट CO2 वगैरह को वापस एलिमिनेट करवाना, यह उसका प्राइमरी फंक्शन होने वाला है। लेकिन क्या यह प्लेसेंटा नाम का ऑर्गन जिसका मेन काम यह है, क्या ये भी अपने आप में हार्मोन्स के निर्माण की कैपेसिटी रखता है? तो बिल्कुल रखता है, और हार्मोन का नाम है दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। सभी ने HCG हार्मोन का नाम सुना होगा। तो यह प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस हार्मोन के निर्माण की वजह से प्लेसेंटा को भी हम एक प्रकार का मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन मान सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा अगला मिक्स्ड एंडोक्राइन का एग्जाम्पल है दैट इज स्टमक। अब स्टमक जो कि मेनली GIT ट्रैक्ट का हिस्सा है, यह मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन कैसे हो गया? तो इसके लिए सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी या बेसिक फंक्शन ऑफ स्टमक? तो आपका आंसर होगा स्टोरेज ऑफ द फूड। जो भी हम खाना खाते हैं वो सीधा जाकर
स्टमक में स्टोर होता है। स्टोर का मतलब वह कई सालों साल स्टोर होने की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर स्टोर या रिजर्वायर की बात करें तो खाना हम जो भी खाते हैं एक बार जाकर स्टमक में इकट्ठा होता है और फिर धीरे धीरे उसका प्रोसेसिंग होकर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाली प्रक्रियाएं होने वाली है। तो यहाँ बेसिक काम तो स्टमक एक रिजर्वायर के तौर पर है कि खाना सबसे पहले स्टमक में आता है। यह जीआईटी ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन जीआईटी ट्रैक्ट का हिस्सा होने के साथ साथ स्टमक की दीवारों के पास यह कैपेसिटी होती है कि यह एक विशेष प्रकार के हार्मोन का निर्माण करते हैं और उस हार्मोन का नाम होता है गैस्ट्रीन। तो ध्यान दें, स्टमक जिसका मेन काम स्टोरेज ऑफ फूड था, इसने भी एक विशेष हार्मोन का निर्माण किया है, गैस्ट्रीन। अब ध्यान दें, अगर गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज होगा तो वह स्टमक में खाने के अंदर रिलीज होगा या ब्लड में रिलीज होगा, तो आंसर होना चाहिए कि यह हार्मोन है, तो यह ब्लड में रिलीज होने वाला है और उसके द्वारा अपना विशेष फंक्शन जो है वह दिखाने वाला है। तो यहां स्टमक के बारे में याद रखें कि स्टोरेज ऑफ फूड, जीआईटी ट्रैक्ट में खाने को रिसीव करना इसका मेन फंक्शन था, लेकिन साथ ही साथ यह गैस्ट्रीन हार्मोन का निर्माण भी करता है, इसलिए इसे मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन का दर्जा दिया गया है। स्टमक के बाद में हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट इज द डुडेनम। डुडेनम जो होता है यह भी एक प्रकार के मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन का एग्जाम्पल है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि डुडेनम होता कहाँ है। डुडेनम भी जीआईटी ट्रैक्ट का हिस्सा है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें कि 3 हिस्से पाए जाते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, उसका सबसे पहला हिस्सा डुडेनम होता है। मीन्स डुडेनम अपने आप में स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, मीन्स जीआईटी ट्रैक्ट का पार्ट है, जो कि खाने को आगे बढ़ाने में, इंटेस्टाइन में आगे बढ़ने में हेल्प करने वाला ऑर्गन है। यह भी अपने आप में एक हार्मोन का रिलीज करता है और वो हार्मोन होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे शॉर्ट में सीसीके के नाम से जानते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। यह हार्मोन डुडेनम के द्वारा रिलीज जाता है। तो बेसिकली इतना समझें कि डुडेनम, जो कि मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा था, जीआईटी ट्रैक्ट में अपना योगदान दे रहा था, इसकी दीवारें भी एक विशेष प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती हैं, जिसका नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। और यह कोलिसिस्टोकाइनिन सीधा ब्लड में रिलीज होकर अपना महत्वपूर्ण फंक्शन दिखाने वाला है। तो यह डुडेनम की दीवारें हार्मोन का निर्माण करके ब्लड में रिलीज करने की कैपेसिटी रखती हैं, इसलिए इसे भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन का नाम दिया गया है। और मिक्स्ड इसलिए कहा है क्योंकि मेन काम तो जीआईटी वाला था और एडिशनली थोड़ा बहुत हार्मोन भी निर्माण किया है, इसलिए डुडेनम को मिक्स्ड के एग्जाम्पल के अंतर्गत रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। 9 के बाद हमारा 10वां एग्जाम्पल है, दैट इज हार्ट। अब हमारा हार्ट जो है यह भी एक प्रकार का मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन है। हार्ट कैसे मिक्स्ड एंडोक्राइन है, इस बारे में समझें। सबसे पहले हार्ट जो होता है इसका बेसिक काम किसके अंतर्गत होता है, तो सभी इतना जानते होंगे कि हार्ट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी को पता है कि हार्ट का मेन काम है पंप करना और ब्लड को सर्कुलेट करवाना और हर हिस्से तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड पहुंचाने, भेजने तक का काम जो होता है यह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। और हार्ट बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो फिर इसे हमने एंडोक्राइन ऑर्गन में क्यों इंक्लूड किया? ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट की दीवारें भी विशेष परिस्थितियों के दौरान कुछ हार्मोन्स का निर्माण करने की कैपेसिटी रखती हैं, और उनके एग्जाम्पल में हार्मोन का नाम है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। एएनपी का नाम आपने सुना होगा। एएनपी का मतलब होता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, जो कि एक प्रकार का सिक्रीशन है जो कि हार्ट की दीवारों से निकलता है, सीधा ब्लड के अंदर प्रवाहित होता है और अपना विशेष फंक्शन दिखाने वाला है। फंक्शन क्या है ये डिटेल में आगे जब हम एनाफी पूरा डिटेल पढ़ेंगे टॉपिक तब आने वाला है। यहां पर हम एग्जाम्पल्स के नाम ही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन किस किस में आते हैं। तो यहां पता रखना है कि हार्ट जो होता है मेन काम सर्कुलेटरी सिस्टम वाला है, लेकिन साथ ही साथ यह एएनपी को रिलीज भी करता है, इसलिए इसे मिक्स्ड के एग्जाम्पल के अंतर्गत रखा गया था। अगला एग्जाम्पल है थाइमस ग्लैंड।
अब जो थाइमस ग्रंथि होती है यह भी मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मेन काम जो होता है यह तो होता है टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करना। टी लिम्फोसाइट्स, जैसे सभी ने पढ़ा होगा कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रकार की दो हमारी सेल्स होती हैं। बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बी फॉर बोन मेरो और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन टी फॉर थाइमस ग्रंथि के अंतर्गत होता है। तो थाइमस ग्रंथि का बेसिक फंक्शन तो होता है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना, लेकिन साथ ही साथ यह विशेष प्रकार के हार्मोन का निर्माण भी करता है, दैट इज थायमिन एंड थाइमोसिन हार्मोन। तो यहां थाइमस ग्रंथि कहां होती है बेसिक समझ लें, डिटेल आगे जरूर आने वाला है थाइमस के बारे में। बेसिक इतना समझ लें कि थाइमस ग्रंथि एक झिल्लीनुमा ग्रंथि का नाम है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। थोरेसिक कैविटी मतलब कहां पर, ये जो सामने की तरफ स्टर्नम नाम की बोन दिखती है, इस स्टर्नम से पीछे की तरफ एक झिल्लीनुमा ग्रंथि होती है जिसे हम थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। उसका मेन काम टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करना है, लेकिन साथ ही साथ यह एंडोक्राइन फंक्शन के तौर पर कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, दैट इज थाइमिन एंड थाइमोसिन जैसे हार्मोन्स का निर्माण करने वाला है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स के। उम्मीद है सभी को सारे 11 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो हमने अब तक टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में एग्जाम्पल के तौर पर हमने ग्रंथियों के नाम भी डिस्कस किए, उनके फंक्शन करने का तरीका भी डिस्कस किया, और फिर हमने एंडोक्राइन ग्रंथियों को डिटेल में लेते हुए दो प्रकार से क्लासिफाई किया, एक प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड और एक मिक्स्ड प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथियां। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो समझें। अब तक हमने एक इंट्रोडक्शन बेसिक चीजें तो पढ़ ली कि ये प्योर हैं, ये मिक्स्ड हैं, और ग्रंथियां भी दो हैं, एक एक्सो हैं, एक एंडो प्रकार की हैं। अब हमें यह समझना है कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ टर्म इस्तेमाल करते हैं, उनका बेसिक तात्पर्य क्या है यह भी समझना जरूरी है। अब बेसिक टर्म क्या है वो समझें। हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते आए हैं कि अलग अलग ग्रंथियां अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करने वाली हैं। क्लियर, तो हम एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स पढ़ते हैं, तो अब यह समझना जरूरी है कि हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, यह भी बेसिक चीज समझना जरूरी है। तो अब हमने ग्रंथियों का नाम डिस्कस किया, अब हम हार्मोन्स टर्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हार्मोन कौन कौन से हैं, कहां कहां से रिलीज होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये तो प्रत्येक ग्रंथि के साथ में आने ही वाला है। कैसे, जैसे अगर हम थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे आगे, तो थायराइड से T3 T4 निकलता है, वो क्या काम करते हैं ये तो सब हम थायराइड के साथ में पढ़ेंगे ही, लेकिन हार्मोन टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हार्मोन का तात्पर्य क्या है, ये करता क्या है, कैसे काम करता है, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, हार्मोन्स जो होते हैं यह अपने आप में केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होने वाले हैं, हार्मोन्स अपने आप में केमिकल सब्सटेंस होते हैं, मीन्स एक रासायनिक पदार्थ है। क्या करते हैं, यह अपने आप में ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है। क्या कैपेसिटी होती है, टू अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ different cells of the body। अब यहां पर मतलब समझे, हमने एक सिंपल वे में लिख दिया कि हार्मोन्स अपने आप में केमिकल सब्सटेंस हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि टू अफेक्ट द फंक्शनिंग, कि किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग, किसी डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी की फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकते हैं। यहां प्रभावित से मतलब समझें, क्या हार्मोन नाम का केमिकल किसी कोशिका के काम को बढ़ाता ही है या कम भी कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर जरूरी नहीं है कि शरीर में जितने हार्मोन हैं वो जाकर किसी सेल को स्टिमुलेट ही करें, उसका फंक्शन बढ़वाएं ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो कि इनहिबिटरी प्रभाव दिखाते हों। एग्जाम्पल से समझें, एक होता है
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। एग्जाम्पल से दोनों क्लियर करें। दो हार्मोन है, एक होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, नाम से ही क्लियर है, अगर ये पीआरएच नाम का हार्मोन आगे जाता होगा तो जाकर सेल को स्टिमुलेट करके काम बढ़वाता होगा कि कम करवाता होगा, तो नाम से ही क्लियर है रिलीजिंग हार्मोन है तो आगे जाकर रिलीज करवाता होगा, फंक्शंस को स्टिमुलेट करके उनकी कार्य क्षमता को इंक्रीज करवाता होगा। वहीं दूसरी तरफ मैं कहूं कि पीआईएच क्या है, तो पीआईएच भी एक हार्मोन है जिसे हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं। तो ये हार्मोन जब आगे जाता होगा कोशिकाओं के पास में तो वहां जाकर क्या करता होगा, तो नाम से क्लियर है यह आगे जाकर हार्मोन के प्रोडक्शन को, कोशिकाओं के फंक्शन को इनहिबिट करता होगा, उनके कार्य क्षमता को कम करता होगा। इसका मतलब हार्मोन अगर है तो क्या वो हमेशा जाकर काम को बढ़ाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है कि यह अफेक्ट जरूर करता होगा। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। अब प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर पीआरएच का प्रभाव तो हो गया पॉजिटिव, काम बढ़ाने वाला, सिक्रीशन बढ़ाने वाला, स्टिमुलेशन करने वाला काम हो गया, और वहीं पीआईएच का फंक्शन जो है इनहिबिटरी प्रकार का, मींस नेगेटिव प्रकार का, काम को डिक्रीज करने वाला प्रभाव है। इसका मतलब हार्मोन्स अपने आप में ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें ये क्षमता जरूर है कि वो डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास में जाकर उनके कार्य करने की क्षमता को, फंक्शनिंग एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। प्रभावित कैसा होगा, प्रभाव डिपेंड करता है कि वो हार्मोन कौन सा है। अब हार्मोन कौन कौन से वो तो आगे आने ही वाला है, लेकिन सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन याद रखें, हार्मोन अपने आप में ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो किसी ऑर्गन के पास जाकर उनकी कोशिकाओं के फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभाव पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द हार्मोन। यह हार्मोन की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि प्रभाव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हार्मोन किसी टारगेट सेल के पास गया है तो उसे प्रभावित करने की, उसे अफेक्ट करने की कैपेसिटी जरूर होती है। क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है हार्मोन की डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन के बारे में। टाइप्स ऑफ हार्मोन। टाइप्स ऑफ हार्मोन से तात्पर्य कि हार्मोन शरीर में कितने कितने प्रकार के हैं, ये हम समझने वाले हैं। तो हमने हार्मोन्स के टाइप्स जो हैं उन्हें भी अलग अलग आधार पर डिवाइड किया है। हार्मोन्स को डिवाइड करने का आधार है, पहला आधार है अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। अब इसका तात्पर्य समझें। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी का मीन्स हार्मोन जो अपने आप में केमिकल सब्सटेंस थे, जो रासायनिक पदार्थ थे, वो रासायनिक पदार्थ जो विशेष हार्मोन है वह कौन से वस्तु के अंदर घुलता है, उस आधार पर हम हार्मोन को नाम देने वाले हैं। जैसे कि आपने ऐसा ही तथ्य विटामिन्स के केस में पढ़ा होगा। विटामिन्स भी अपने आप में रासायनिक पदार्थ हैं, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुलते हैं, जबकि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि फैट के अंदर घुलते हैं, लिपिड के अंदर घुलते हैं। तो जैसे हमने विटामिन को वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन या लिपिड सोल्यूबल विटामिन में डिवाइड किया था, वैसे ही हम इन हार्मोन्स को भी उनकी घुलनशीलता के आधार पर डिवाइड करते हैं। और घुलनशीलता के आधार पर हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल हार्मोन्स और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। फैट सोल्यूबल को हम लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, इतना ध्यान रखें कि हार्मोन्स उनकी घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। मीन्स जितने भी हार्मोन, जितने भी आपने सैकड़ों नाम सुने हो, उन सभी हार्मोन्स में से
कुछ हार्मोन्स तो ऐसे होंगे जो फैट में घुलते होंगे और कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो कि पानी में घुलते होंगे। अब बात करते हैं कि फैट सोल्यूबल वाइट हार्मोन्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो फैट सोल्यूबल हार्मोन्स में विशेष तौर पर एक तो आते हैं थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले मतलब T3 एंड T4, और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन। मीन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन निकलते हैं। तो यहां ध्यान दें, फैट सोल्यूबल विटामिन मीन्स फैट सोल्यूबल हार्मोन, सॉरी, फैट सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं यह एक तो होते हैं थायराइड वाले मीन्स T3 T4, और दूसरे होते हैं स्टेरॉइड्स मीन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। यह दोनों प्रकार के हार्मोन जो हैं यह फैट में घुलनशील होते हैं, फैट सोल्यूबल होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स कौन से हैं। तो वाटर सोल्यूबल के जितने भी नाम आप हार्मोन के जानते हैं, चाहे इंसुलिन हो, ग्रोथ हार्मोन हो, पैराथायरॉयड हो, ग्लूकागॉन हो, मीन्स जितने अन्य हार्मोन के नाम आपने सुने हैं वो सभी के सभी वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स के अंतर्गत आता है। तो अब अगर इन हार्मोन का डिटेल याद रखना है कि जितने भी हार्मोन्स हैं घुलनशीलता के आधार पर उन्हें कैसे याद रखें, तो इतना लॉजिक क्लियर रखें कि हम केवल फैट सोल्यूबल वाले नामों को मेमोराइज रखें, याद रखें, और उसके अलावा हमें कोई भी नाम दिखता है तो वो सब के सब वाटर सोल्यूबल हार्मोन होने वाले हैं। क्लियर? तो फैट सोल्यूबल याद रखने हैं, एक तो थायराइड से निकलने वाले कौन कौन से, T3 और T4, और दूसरे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो कि स्टेरॉइड होते हैं। अब स्टेरॉइड में कौन कौन से आते हैं, स्टेरॉइड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी आते हैं, और सेक्स हार्मोन्स भी आते हैं जो कि हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर सॉल्युबिलिटी के आधार पर याद रखें कि फैट सॉल्युबल में इतने, बाकी जितने नाम हैं एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, बाकी अन्य जितने भी नाम आपको याद आ रहे हैं, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, ADH हो, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, जितने भी नाम आपको याद हैं वो सब के सब वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के अंतर्गत आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग आधार हो सकते हैं। पहला आधार था घुलनशीलता, काम कैसे करता है, किसका बना हुआ है, हमने इस बात को आधार नहीं माना था, हमने केवल घुलनशीलता को आधार मानकर डिवाइड किया था कि हमको सारे हार्मोन्स को बांटना था, हमने उनको घुलनशीलता देखकर बांट दिया, थोड़े बहुत फैट में घुलने वाले और बच्चे वो सब पानी में घुलने वाले। अब हम उसको क्लासिफिकेशन में एक अन्य आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं, और अन्य आधार पर दूसरा डिवाइडेशन होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन का तात्पर्य समझें कि हार्मोन जो अपने आप में केमिकल सब्सटेंस है वो किस वस्तु का बना है, उसमें क्या केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है, उस आधार पर भी हम हार्मोन्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दें, पहले हमने घुलनशीलता अलग अलग वस्तुओं में डालकर किस में घुल जाता है इसको देखकर क्लासिफिकेशन किया था। अब हम उनकी बनावट देखकर कि कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करके हार्मोन बना है उस आधार पर हम हार्मोन को क्लासिफाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो समझें। सबसे पहले तो होते हैं स्टेरॉइड्स से बने, दूसरे होते हैं टायरोसिन से बने, और तीसरे होते हैं प्रोटीन से बने। तो अब यहां पर स्ट्रक्चर के आधार पर दिमाग में बात क्लियर करें, जो हार्मोन स्टेरॉइड्स से बने होंगे वो तो आएंगे स्टेरॉइड्स हार्मोन में। ऐसे सभी हार्मोन जिनको बनाने के लिए टायरोसिन का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के तौर पर, मतलब कच्चे माल के तौर पर टायरोसिन इस्तेमाल करके फिर हार्मोन प्रोडक्ट बनाया गया होगा, वो सब आने वाले हैं टायरोसिन डेरिवेटिव में। और तीसरे जो हैं जो कि प्रोटीन वाले, मतलब अगर हार्मोन के बनने में प्रोटीन का इस्तेमाल हुआ होगा तो उन हार्मोन को हम बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन हार्मोन में इन्वॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो तीनों के एग्जाम्पल हम समझेंगे। तो यहां ये मतलब क्लियर रखें कि
ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड से बने हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पर स्टेरॉइड में आएंगे, जो टायरोसिन की मदद से बने हैं वो टायरोसिन में आएंगे, और जो प्रोटीन की मदद से बने हैं वो प्रोटीन वालों में आएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। स्टेरॉइड वालों के एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। पहले होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरे होते हैं एंड्रोजन्स। अब एंड्रोजन्स का मतलब होता है सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स मीन्स हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो भी हैं, उन्हें हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बाद तीसरा नाम था हमारा एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स को हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। और सेक्स हार्मोन्स के एग्जांपल समझे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो भी मेल एंड फीमेल्स के हार्मोन्स हैं ये सेक्स हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी हार्मोन जो हैं स्टेरॉइड्स वाले हैं। एक तथ्य और क्लियर करें, ये जो भी हमने नाम लिखे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, चाहे एंड्रोजन्स हो, ये तीनों प्रकार के हार्मोन विशेष तौर पर एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले हिस्से से रिलीज होते हैं। अब जिनको एनाटॉमिकल एस्पेक्ट इतना क्लियर नहीं है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आगे एड्रिनल ग्रंथि डिटेल में पढ़ेंगे। यहां इतना याद रखें कि स्ट्रक्चर के आधार पर स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन में तीन प्रकार के हार्मोन आते हैं, एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा एंड्रोजन्स। एंड्रोजन मतलब सेक्स हार्मोन। ये सब आते हैं हमारे स्टेरॉइड में। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि टायरोसिन के इस्तेमाल से बने हैं। तो टायरोसिन के इस्तेमाल वाले हार्मोन के एग्जाम्पल हैं T3, T4, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन। तो यहां ध्यान दें, हमने टायरोसिन से बनने वाले हार्मोन्स के नाम लिखे हैं। पहला लिखा है T3 एंड T4। ये दोनों हार्मोन्स तो बनते हैं थायराइड ग्रंथि के द्वारा, और दूसरे लिखे हैं हमने एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन। ये तीनों हार्मोन्स बनते हैं एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले हिस्से से। तो ये 5 हार्मोन के जो नाम लिखे हैं, पहला T3, दूसरा T4, तीसरा एड्रिनलिन, चौथा नॉर एड्रिनलिन और पांचवा डोपामिन, ये पांचों हार्मोन टायरोसिन नाम का कंटेंट के इस्तेमाल से, टायरोसिन का यूज करके बनाए जाते हैं। इसलिए इसे हम टायरोसिन डेरिवेटिव्स का भी नाम दे सकते हैं। ध्यान दें, टायरोसिन डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब समझें, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि किसी वस्तु का इस्तेमाल करके बनाया गया प्रोडक्ट। फिर भी क्लियर नहीं हो तो इतना समझें, मिल्क अपने आप में एक प्रोडक्ट है, और मिल्क का इस्तेमाल करके अगर आप मिठाई बना देते हैं, द मिठाई जो है इट इज डेरिवेटिव ऑफ द मिल्क, क्योंकि मिल्क का इस्तेमाल करके मावा बनाया, मावे से मिठाई बनाई। तो उसी प्रकार टायरोसिन का इस्तेमाल करके अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम टायरोसिन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और ये 5 हार्मोन के एग्जाम्पल उसी के अंतर्गत आते हैं कि इन पांचों के अंदर टायरोसिन का इस्तेमाल जरूर होता है, उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार के हार्मोन, जो कि हम प्रोटीन हार्मोन्स बोलते हैं। अब प्रोटीन हार्मोन के अंदर जितने अन्य नाम आप जानते हैं, चाहे वो PTH हो, चाहे वो इंसुलिन हो, ऑक्सीटोसिन हो, ग्रोथ हार्मोन हो, ये सभी जो हैं इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके, प्रोटीन का इस्तेमाल करके जो हार्मोन बनाया जाता है उन्हें हम प्रोटीन हार्मोन्स बोलते हैं। और हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन हो, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, एब्सेट्रा एब्सेट्रा, जितने भी अन्य हार्मोन्स हैं वो सभी प्रोटीन से बने हुए हार्मोन होते हैं। तो यहां हमने हार्मोन्स पढ़ रहे थे। हार्मोन्स की डेफिनेशन के बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा कि हार्मोन कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, और दूसरा हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सॉल्युबिलिटी में याद करने के लिए हमने एक सिंपल तथ्य बताया था कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर याद करना है तो फैट सॉल्युबल वालों को याद रखें कि T3, T4 और स्टेरॉइड,
बाकी जब बचे वो सब आएंगे हमारे वाटर सॉल्युबल में। वैसे ही अगर आपको स्ट्रक्चर वाले याद रखने हैं तो आपको 3 नाम तो ये और 5 नाम ये याद रखने होंगे, और बाकी जितने आपको नाम समझ आते हैं, जितने भी आपको याद आते हैं, वो सब हार्मोन प्रोटीन वाले हार्मोन में आने वाले हैं। स्टेरॉयड के 3, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन, ये 3 तो आ गए हमारे स्टेरॉयड वाले में, और टायरोसिन डेरिवेटिव्स में T3 T4, एडीआर, नॉर एडीआर और डोपामिन, ये 5 आ गए टायरोसिन वालों में, और बाकी जितने बचे वो सब एब्सेट्रा हार्मोन्स जो हैं वो सब के सब हमारे प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन के अंतर्गत आने वाले हैं। टायरोसिन क्या है ये भी समझ लें। टायरोसिन भी अपने आप में एक अमाइनो एसिड ही होता है, तो ये भी याद रखना है कि टायरोसिन अपने आप में एक अमाइनो एसिड है। अगर इसका इस्तेमाल करके बनता है तो टायरोसिन डेरिवेटिव्स में आएगा, और बहुत सारे अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके बने तो वह प्रोटीन के अंतर्गत आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या समझेंगे वो देखें। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो भी हार्मोन्स होते हैं ये आपने अब तक ये समझाया है कि वो ब्लड में रिलीज होते हैं, मीन्स ऑक्सीटोसिन होगा तो भी खून में रिलीज होगा, चाहे वो इंसुलिन होगा तो भी वो खून में ही रिलीज होगा, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन होगा, चाहे वो एडीएच होगा, जितने एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं वो सब के सब खून में रिलीज होते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि खून पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। मीन्स अगर मैं कहूं कि क्या ऑक्सीटोसिन हमारे हाथ में बह रहा होगा, तो बिल्कुल बह रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ने सीधा यूट्रस को तो भेजा नहीं था, उसने खून में डाला था। तो खून जहां जहां पर प्रवाहित हो रहा है वहां वहां पर वो सारे हार्मोन भी गए होंगे। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि अगर ऑक्सीटोसिन खून में रिलीज हुआ था, पूरे शरीर में घूम रहा था, तो वो कॉन्ट्रैक्शन केवल फीमेल्स के यूट्रस में ही क्यों आते हैं? यूट्रस ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? अन्य मसल पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? उस हार्मोन का काम सीधा यूट्रस पर ही क्यों हुआ, अन्य जगह पर क्यों नहीं हुआ? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, इसके लिए हमें एक अन्य तथ्य समझना होगा, और यह अन्य हमारे तथ्य का नाम है दैट इज द रिसेप्टर। कोई सा हार्मोन जो है वह कहां जाकर फंक्शन दिखाएगा और कौन कौन से ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करेगा, यह डिपेंड करता है कि उस हार्मोन के रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं। क्लियर? सिंपल सा तथ्य है। रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पूरे शरीर में, हाथ की मसल ले लें, चाहे पैर की मसल ले लें, चाहे एब्डोमेन की मसल, चेस्ट की मसल, इन सभी के पास में ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर नहीं है। लेकिन यूट्रस की दीवारों के ऊपर, यूट्रस की जो मसल्स हैं उनके ऊपर, मान लेते हैं ये यूट्रस की स्ट्रक्चर है, ये यूट्रस की दीवारें हैं, और इन मस्कुलर स्ट्रक्चर पर विशेष रिसेप्टर पाए जाते हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं। अब जब ब्लड के माध्यम से बहता हुआ ऑक्सीटोसिन इनके पास में आएगा तो क्या ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा कि नहीं होगा? तो सिंपल जवाब होना चाहिए कि वो बिल्कुल रिसेप्टर से बाइंड होने वाला है, क्योंकि वो रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन के लिए हैं और विशेष तौर पर यूट्रस की दीवार पर पाए जाते हैं। इसको और सिंप्लीफाई वे में समझें। रिसेप्टर जो होते हैं अपने आप में एक प्रकार के प्रोटीन सब्सटेंस हैं। मीन्स जो ये डॉट डॉट बनाए गए हैं, ये आपको यूट्रस की दीवारों पर जो छोटे छोटे रिसेप्टर लगे हुए दिख रहे हैं, वो होते क्या हैं? वो अपने आप में प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। दूसरी खास बात यह है कि रिसेप्टर प्रोटीन के बने होते हैं, और साथ ही साथ यह, इनकी खासियत यह है कि यह नेचर में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अब नेचर में स्पेसिफिक होने का तात्पर्य यह है कि अगर ये रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन के लिए बना है तो ये किसी भी अन्य केमिकल सब्सटेंस को या अन्य किसी भी हार्मोन को इस रिसेप्टर से चिपकने नहीं देगा। क्लियर? मतलब यूट्रस की दीवार पर बना हुआ रिसेप्टर अगर वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है तो पूरे सर्कुलेशन में चाहे 1000 तरह के हार्मोन उस रिसेप्टर के पास से गुजर जाएं, लेकिन कोई सा भी हार्मोन उस रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा। जब वहां से ऑक्सीटोसिन गुजरेगा तो वो बिल्कुल उस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। मतलब रिसेप्टर की खासियत क्या हुई
कि ये स्पेसिफिक होते हैं, जिस हार्मोन के लिए बने हैं उसी के साथ में रिएक्ट करते हैं, उसी के साथ बाइंड होते हैं, अन्य हार्मोन से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि अगर ये यूट्रस की दीवार है, मान लेते हैं ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में हमारा इंसुलिन भी घूम रहा होगा, ब्लड वेसल में ऑक्सीटोसिन भी घूम रहा होगा, T3 और T4 भी घूम रहे होंगे। ये सारे क्यों घूम रहे होंगे? क्योंकि हमने अब तक यही पढ़ते आए हैं कि जितनी एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं वो सब के सब अपना हार्मोनल सिक्रीशन ब्लड में डाल देती हैं। इसका मतलब ब्लड में तो बहुत सारे हार्मोन हैं, तो अगर ये ब्लड की वेसल इस यूट्रस के नजदीक से गुजर रही है तो ये सारे के सारे हार्मोन उस खून के अंदर होने वाले हैं। तो क्या ये इंसुलिन जाकर यहां चिपक जाएगा? क्या ये T3 और T4 जाकर वहां चिपक जाएंगे? तो वो नहीं चिपकने वाले हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन जब यहां से गुजरेगा तो वो जाकर उस रिसेप्टर से जरूर बाइंड होने वाला है। तो इसका मतलब इस रिसेप्टर की खासियत क्या है? पहली खासियत तो यह है कि यह प्रोटीन से बनी हुई वस्तु है। पहली विशेषता हमने लिखी कि यह प्रोटीन से बनी हुई वस्तु है, और दूसरी विशेषता हमने ये लिखी कि हमेशा रिसेप्टर स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, वह उसी से रेस्पॉन्ड करते हैं जिसके लिए वो हैं, किसी भी अन्य हार्मोन के साथ में ये बाइंड नहीं होते हैं, अन्य हार्मोन के साथ में ये रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि रिसेप्टर जो होते हैं वो शरीर में कहां पाए जाते हैं। मीन्स अगर मैं ये कोशिका की संरचना की बात करूं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो ये हमारे शरीर में ऐसी कई सारी स्ट्रक्चर्स हैं, सारी स्ट्रक्चर्स में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारा हार्मोन का रिसेप्टर जो है वो कहां पाया जाएगा? इस कोशिका के ऊपर पाया जाएगा, कोशिका के अंदर पाया जाएगा, या न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा? मैं आपको यहां डायग्रामेटिकली एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। रिसेप्टर हम पढ़ रहे हैं, रिसेप्टर की दो खासियत याद रखें। पहला तो यह प्रोटीन से बना होता है, और दूसरा यह हमेशा स्पेसिफिक नेचर का होगा। अगर शरीर में किसी कोशिका के पास में इंसुलिन का रिसेप्टर बना हुआ है तो वो केवल किससे रेस्पॉन्ड करेगा? वो केवल इंसुलिन से रेस्पॉन्ड करेगा और किसी चीज से रेस्पॉन्ड नहीं करने वाला है। अब आगे हम समझते हैं कि रिसेप्टर काम कैसे करते हैं। मान लेते हैं ये आपकी कोशिका की संरचना है, ये आपका न्यूक्लियस है, मान लेते हैं इसके अंदर ये बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और उसके अंदर यहां पर रिसेप्टर जो है वो या तो आपका हो सकता है ये कोशिका की संरचना, मान लेते हैं ये कोशिका की संरचना है, ये अंदर साइटोप्लाज्म है। रिसेप्टर 3 लोकेशंस पर हो सकता है। तथ्य को वापस से समझे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। हम बात कर रहे हैं कि रिसेप्टर्स 3 जगहों पर हो सकता है। या तो उसको सिचुएटेड रहना चाहिए यहां पर न्यूक्लियस के ऊपर, या फिर उस रिसेप्टर को सिचुएटेड रहना चाहिए इस लिक्विड के अंदर जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, या फिर रिसेप्टर को सिचुएटेड रहना चाहिए यहां सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, मींस सेल के बाहर की तरफ। मींस रिसेप्टर जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं और जितने भी हार्मोन के रिसेप्टर हैं वो इन 3 जगहों में से कहीं पर होने चाहिए। या तो वो कोशिका के ऊपर यहां मेम्ब्रेन पे होने चाहिए, या फिर वो साइटोप्लाज्म में घूमने वाले होने चाहिए, या फिर वो न्यूक्लियस के ऊपर होने चाहिए। अब ये याद रखना बड़ा टिपिकल हो सकता है कि हमारे शरीर में तो ऐसे सैकड़ों हार्मोन हैं, 50-60 के नाम आप भी जानते होंगे कि ऐसे कई सारे हार्मोन हैं। अब उन सभी हार्मोन में से कौन से का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, कौन से का रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है, और कौन से का रिसेप्टर न्यूक्लियस पर है, ये याद रख पाना कैसे संभव है? तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक हम समझेंगे। सभी ये जानते हैं कि हमारी ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है यह किसकी बनी होती है? तो ये सभी जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन अगर होगी तो यह फॉस्फोलिपिड्स की बनी होगी।
क्लियर। फॉस्फोलिपिड, सभी ध्यान दें, यहां पर हमने लिखा है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वह फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। ये कोशिका है, मान लेते हैं ये हमारी ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारे हार्मोन हैं। एक मान लेते हैं कि ये इंसुलिन है, दूसरा मान लेते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन है, और तीसरा मान लेते हैं कि ये T3 हार्मोन है। एग्जाम्पल से समझें, ये हमारे शरीर की कोई कोशिका है, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में 3 प्रकार के हार्मोन हैं, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, T3, T4, कोई सा भी हो सकता है। अब इनमें से कौन से हार्मोन का रिसेप्टर सेल के बाहर मिलेगा और कौन से वाले का सेल के अंदर मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस पर्टिकुलर हार्मोन का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। अब सॉल्युबिलिटी क्यों डिपेंड करती है, इस तथ्य को समझें। पहले तो ये बताइए, इन तीनों हार्मोन्स के अंदर से वाटर सॉल्युबल कौन सा है और फैट सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल कौन सा है। तो याद करें, हमने पहले जो पढ़ा था, लिपिड सॉल्युबल में केवल हमने 3 नाम पढ़े थे, T3, T4 और स्टेरॉइड्स, और बाकी जितने बचते हैं वो सब आते हैं वाटर सॉल्युबल में। तो ध्यान दें, हमारा T3 तो होगा लिपिड सॉल्युबल, ऑक्सीटोसिन होगा वाटर सॉल्युबल, और इंसुलिन होगा वाटर सॉल्युबल। अब अगर मैं बात कहूं कि आपको यह याद रखना हो कि इंसुलिन का रिसेप्टर क्या कभी इस न्यूक्लियस के ऊपर हो सकता है, तो आपको क्या विचार आएगा। अगर इंसुलिन का रिसेप्टर इस न्यूक्लियस के ऊपर है तो क्या फंक्शन हो पाने के लिए इस हार्मोन का निकलकर रिसेप्टर के पास जाकर बाइंड होना जरूरी है या नहीं है। इसका मतलब अगर इंसुलिन का रिसेप्टर यहां बैठा होता तो क्या इस इंसुलिन को निकलकर इस सेल मेम्ब्रेन को पार करके क्या न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ता। अगर फंक्शन दिखाना है तो जरूर पहुंचना पड़ता, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह इंसुलिन नाम का हार्मोन जो पानी में घुलता है, क्या वो इस फॉस्फोलिपिड की दीवार में घुलकर उसे पार कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो आप इतना जरूर जानते होंगे कि अगर इंसुलिन वाटर सॉल्युबल है तो वह इस फॉस्फोलिपिड से बनी हुई दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसमें घुल के वो इंसुलिन बहता हुआ अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा। इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अगर इंसुलिन का काम पूरा होना है, अगर बाउंडिंग प्रॉपर होनी है, तो इसके रिसेप्टर को कहां बैठा हुआ होना जरूरी है। तो इसकी बाउंडिंग तभी हो पाएगी अगर ये रिसेप्टर उस न्यूक्लियस पर न बैठकर अगर सेल मेम्ब्रेन पर होता। अगर ये रिसेप्टर इंसुलिन वाला रिसेप्टर अगर सेल मेम्ब्रेन पर होता तो क्या वो ब्लड में घूमता हुआ इंसुलिन का मॉलिक्यूल आकर इस रिसेप्टर से बाइंड हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, उसे कोई फैट की दीवार को पार नहीं करना है और यह इंसुलिन आराम से आकर इस रिसेप्टर से बाइंड हो सकता था। इसका मतलब यह निकलता है कि हमारे शरीर में जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, क्या उनका रिसेप्टर कभी भी न्यूक्लियस पर या साइटोप्लाज्म में होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि वो कभी भी न्यूक्लियस पर और साइटोप्लाज्म में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन कभी भी इस फॉस्फोलिपिड से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन में घुलकर उसे पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए वाटर सॉल्युबल हार्मोन का अगर फंक्शन होना है तो उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होना चाहिए। क्लियर। अब मैं अगले तथ्य पर आता हूं। अगला हार्मोन है हमारा T3। ऑक्सीटोसिन का भी सेम ही रहेगा। ऑक्सीटोसिन भी कैसा हार्मोन है? वाटर सॉल्युबल है। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन हैं उन सब का रिसेप्टर कहां पर सिचुएटेड रहना चाहिए? उन सब का रिसेप्टर जो है वह सेल मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड रहना चाहिए। अगले तथ्य पर आते हैं। हमारे अगले हार्मोन का नाम है T3। अब T3 किस में आता है? घुलनशीलता के आधार पर देखें तो T3 जो है वह लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये T3 हार्मोन सर्कुलेशन से निकलकर
कोशिका की तरफ आएगा तो क्या ये इस कोशिका की दीवार को घुलकर पार कर लेगा? तो यहां याद करना है कि दीवार किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की। हार्मोन कैसा है? लिपिड सॉल्यूबल है। तो क्या ये T3 यहां पर आकर दीवार में घुलकर अंदर की तरफ चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इजीली वह लिपिड में घुलकर अंदर की तरफ पहुंच सकता है। इसका मतलब T3 T4 का रिसेप्टर जो है, मतलब जितने भी फैट सॉल्यूबल हार्मोन्स हैं उनका रिसेप्टर बाहर रहेगा या फिर अंदर रहेगा? तो आंसर होना चाहिए जितने भी फैट सॉल्यूबल हैं उनका रिसेप्टर तो सेल के अंदर होता है, और जितने भी वाटर सॉल्यूबल हैं उनका रिसेप्टर सेल के बाहर मींस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होने वाला है। तो अब फैट सॉल्यूबल भी अलग अलग थे, एक T3 है, एक T4 है, एक स्टेरॉइड्स हैं। इन सब के कहां कहां पर हैं उनको एक मैं सिस्टमेटिक वे में लिखता हूं, इस बात को समझें। लोकेशन ऑफ रिसेप्टर का अगर हम जिक्र करें तो लोकेशन सेल में 3 जगह पर हो सकती है। पहली जगह तो होती है ऑन सेल मेम्ब्रेन, दूसरी हो सकती है इन द साइटोप्लाज्म, और तीसरी हो सकती है ऑन द न्यूक्लियस। कोशिका में 3 मेन स्ट्रक्चर थी हमारी, या तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, या साइटोप्लाज्म में घूमता हुआ रिसेप्टर होगा, या फिर न्यूक्लियस के ऊपर सिचुएटेड होगा। तो कौन कौन से हार्मोन के कहां कहां हैं ये ध्यान दें। जितने भी वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स हैं उन सब के रिसेप्टर तो होने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के ऊपर उनके होते हैं जो कि फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो फिर फैट सॉल्यूबल कौन कौन से हैं? एक T3 T4 है और एक स्टेरॉइड हैं। तो इनमें से जितने भी हमारे स्टेरॉइड्स हार्मोन हैं उनके रिसेप्टर तो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, और हमारे T3 और T4 के रिसेप्टर जो होते हैं वह पाए जाएंगे न्यूक्लियस पर। तो इतना तथ्य समझना है रिसेप्टर के बारे में कि रिसेप्टर प्रोटीन से बनी हुई ऐसी वस्तु हैं जो कि शरीर में अलग अलग जगह पर पाई जाती है, और उनकी खासियत होती है कि यह स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जिस हार्मोन के लिए बने हुए हैं उसी के साथ में रेस्पॉन्ड करते हैं, ये उनकी खासियत होती है। क्लियर? इनकी लोकेशन की बात करें, या तो वह सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं या सेल के अंदर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन किस प्रकार की घुलनशीलता रखता है। अगर हार्मोन वाटर सॉल्यूबल है तो वो कभी भी उस सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएगा जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। इसलिए सभी प्रकार के वाटर सॉल्यूबल हार्मोन का रिसेप्टर तो कहां पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और बाकी जो भी फैट सॉल्यूबल हैं वो मेम्ब्रेन को पार करके अंदर जा सकते हैं, उनके रिसेप्टर अंदर पाए जाते हैं। अंदर भी साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर तो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के, और न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं T3 T4 के। तो पता इतना जरूर होना चाहिए कि स्टेरॉइड भी फैट सॉल्यूबल है और T3 T4 भी फैट सॉल्यूबल हार्मोन के अंतर्गत आने वाला है। क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, जिसके अंतर्गत हमने कुछ टर्म्स अलग अलग पढ़ी हैं। कौन कौन सी टर्म्स वो समझें। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन सिस्टम में ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, एक एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हम एक वापस रिवीजन के तौर पर देखें तो हमने दोनों एंडोक्राइन ग्रंथियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, प्योरली एंडोक्राइन, मिक्स्ड एंडोक्राइन। एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान से देख लें, पूरा डिटेल डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। प्योरली एंडोक्राइन का एग्जांपल पिट्यूटरी था, मिक्स्ड एंडोक्राइन का एग्जांपल हमने पेनक्रियाज दिया था। फिर हमने पढ़ा कि प्योरली एंडोक्राइन में कितने नाम आते हैं, हमने 5 प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथियों के नाम लिखे थे। फिर हमने पढ़ा कि मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, हाइपोथैलेमस, पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा, स्टमक, डूडेनम, और इसके अलावा हार्ट एंड थाइमस, ये सभी आते हैं मिक्स्ड ऑर्गन्स के अंदर।
फिर हमने डिस्कशन करना शुरू किया कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि केमिकल सब्सटेंस हैं जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो किसी बॉडी पार्ट के, किसी सेल के फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हार्मोन के बारे में। पहला आधार था डिवाइड करने का सॉल्युबिलिटी के आधार पर। कुछ तो होते हैं फैट सोल्यूबल, कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल। एग्जाम्पल वापस से देख लें, T3 T4 और स्टेरॉइड आते हैं फैट सोल्यूबल में, और बाकी अन्य जितने हार्मोन हैं वो सब आते हैं वाटर सोल्यूबल में। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के, स्टेरॉइड वाले, टायरोसिन वाले और प्रोटीन वाले। इन तीनों के एग्जाम्पल भी याद रखें। इसके 3 नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स याद रखने थे। और टायरोसिन से बने वाले में 5 नाम, T3 T4, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, डोपामिन। बाकी जितने बचते हैं वो सब प्रोटीन के अंतर्गत। फिर हमने पढ़ा रिसेप्टर। रिसेप्टर के अंदर प्रोटीन का बना है, स्पेसिफिक नेचर का है। और फिर हमने उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा था कि उन रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन हमने सेल मेम्ब्रेन पर, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस पर हमने पढ़ी थी। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे की क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक अलग अलग ग्रंथि को लेंगे, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, पिट्यूटरी हो, एक एक ग्रंथि को लेकर उसकी एनाटॉमिकल संरचना, उसका फंक्शनल एस्पेक्ट और डिसऑर्डर पोर्शन हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।